तो अब हम देखते हैं इस क्राइसिस को हमने किस तरीके से हैंडल किया। देखिए, अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? जो आपके हाथ के सामने है, बाल्टी है, पाइप है, जल्दी से उसको आग में डाल के बुझाने की कोशिश करोगे। ये तो नहीं कि बैठ के लंबे लंबे प्लान्स बना रहे हो कि फ्यूचर में क्या करेंगे, ये आप नहीं करोगे। आप तुरंत आग बुझाने के मेजर्स लोगे। ये जो फटाफट जो हम काम करते हैं ना, तुरंत वाला काम है, इसको एड हॉक मेजर्स कहते हैं, ADHOC, एड हॉक मेजर्स। तो ये जितने भी हमने काम किए ये एड हॉक मेजर्स थे, उस इमीडिएट जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए ये सारे काम हमने किए थे। ये लॉन्ग टर्म काम नहीं थे। एक एक करके समझते हैं क्या किया। सबसे पहले हमने IMF से लोन लिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन लिया, पर उनका विश्वास हम पर इतना कम था कि उन्होंने कहा कि तुमको लोन देंगे, तुम हमको वापस नहीं कर पाओगे पैसा, तो एक काम करो, रिजर्व बैंक में जितना सोना रखा है वो हमको ट्रांसफ़र करो, एक तरीके से गिरवी रखो वो सोना, तब जाके तुमको $2.2 बिलियन हम देंगे। तो हमने यही किया। बॉम्बे से 67 टन गोल्ड को हमने एयरलिफ्ट करवाया, 40 टन गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड में भेजा गया और 27 टन गोल्ड को स्विट्ज़रलैंड में भेजा गया। गोल्ड पहुंचने के बाद उन्होंने $2.2 बिलियन का लोन इंडिया को दिया और फिर जाके हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कुछ पैसे आए, जिससे हमने कुछ दिनों तक काम चलाया। जो अगला स्टेप हमने लिया वो था रूपी को डीवैल्यू करना। रूपी को हम पहले अपने मर्जी से एक एक्सचेंज रेट दे देते थे, पर जो करेंसी का एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो उसके डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। अगर किसी करेंसी का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका डिमांड नहीं होता है तो उसका वैल्यू घट जाता है। तो मार्केट से लिंक करना ज़रूरी है, तब जाके लोग आपकी करेंसी को प्रॉपर इज्जत देंगे। तो हमने यही किया, हमने मार्केट के साथ लिंक कर दिया। जो रुपी उस वक्त 91 में 17 रुपए का था, $1 17 रुपए का था, उसको 30% डिवैल्यू कर दिया और वो रुपी 23 रुपए का हो गया। $1 23 रुपए का हो गया, एक बार में 30% डिवैल्यूएशन हो गया था। उसके बाद हमने लाइसेंस राज को हटा दिया। लाइसेंस राज में गवर्नमेंट तय करती थी कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में बनेगी। ये कभी भी डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो नहीं करती थी। नॉर्मल मार्केट्स में क्या होता है कि जितना डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है, तो लोगों को तुरंत चीज़ें मिल जाती हैं। लाइसेंस राज में सरकार बताएगी कितना प्रोडक्शन करना है। इस वजह से टेलीफोन अगर आपको लेना है तो 10 साल लंबा लाइन, स्कूटर लेना है तो 10 साल लंबा लाइन, कार लेना है तो 10 साल लंबा लाइन। ये होता था लाइसेंस राज के टाइम में। जब लाइसेंस राज हट गया, प्राइवेट सेक्टर जितना मर्जी उतना प्रोडक्शन कर ले, जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन कर ले, तो लोगों का वेटिंग टाइम कम हो गया और इकोनॉमी का भी आउटपुट बढ़ गया। तो लाइसेंस राज हटाया हमने। चौथा जो काम किया था वो था इंपोर्ट टैरिफ रिडक्शन। ये इंपोर्ट टैरिफ्स तब लगाए जाते हैं जब आपको इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट आपको रोकना है। तो बाहर से कोई सामान अगर इंपोर्ट होके आता है, आपने इतना उस पर टैरिफ लगा दिया कि अब कोई आपका व्यक्ति खरीद ही नहीं पाएगा उसको। फॉरेन से अगर आप कोई कार लेते हो उस पर 200% 300% टैक्स लगा दिया। जो चीज़ 10 लाख की है वो 50 लाख की बिकने लग गई, तो ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा उसको। तो इंपोर्ट टैरिफ लगाने से आप इंपोर्ट एक तरीके से रोक देते हो। तो इसको हमें हटाना पड़ा ताकि फॉरेन की जो कंपनीज है, फॉरेन का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में आ सके और बिक सके। अगला जो काम किया वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने लेना चालू किया। अब फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आके पैसा लगा सकती थी, कंपनीज खोल सकती थी। ये वही टाइम था जब इंडिया में केबल टीवी का बूम हुआ। ये स्टार टीवी, सोनी, ये सब फॉरेन के चैनल्स थे, ये इंडिया में आए और इन्होंने अपनी सर्विसेज चालू की। ये वही टाइम था जिस टाइम पे ये सब शुरू हुआ था। फॉरेन कंपनीज में कार की भी काफ़ी सारी कंपनीज आई। पहले सिर्फ एक मारुति चलता था, बाद में हुंडई, सुजुकी, ये सारी कंपनीज इंडिया में आती हैं। फॉरेन के बैंक्स आते हैं इंडिया में। पहले सिर्फ एक SBI था और कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, बाद में प्राइवेट बैंक्स भी आने लग गई। तो तमाम फॉरेन की कंपनीज हमारे अलग अलग सेक्टर्स में एंटर करने लग गई इस चेंज के बाद, इस रिफॉर्म के बाद। फिर एक बहुत बड़ा स्टेप था ये टैक्स ब्रैकेट। देखिए पहले क्या था, गवर्नमेंट जब सोशलिस्ट थी उनको लगता था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपका जो भी इनकम है वो आपकी ज़रूरत भर का आप रखोगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आपसे लेकर हम लोगों में बांट देंगे। 11 टैक्स के स्लैब्स हुआ करते थे अलग अलग, और जो हाईएस्ट टैक्स पेयर था उससे 85% टैक्स ले लिया जाता था। मतलब अगर कोई 100 रुपये कमाता है तो 15 रुपये छोड़ के 85 रुपीज़ उससे ले लिया जाता था। हालांकि उस टाइम पे टैक्स वैक्स कोई नहीं भरता था, कोई रिटर्न फाइल नहीं करता था।
बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि टैक्स इतना इम्प्रैक्टिकल था, इतना बेबुनियाद था कि उसको भरने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो इसको रैशनलाइज किया गया। इनकम टैक्स 85% था, वेल्थ टैक्स 100% था 1970s 80s में, उन सबको कम किया गया, प्रैक्टिकल लेवल पे लाया गया। 3 टैक्स के स्लैब्स बनाए गए इस रिफॉर्म के बाद, और 20, 30 और 40% के ये 3 स्लैब्स बनाए गए। तो टैक्स को प्रैक्टिकल बनाने के बाद सरकार की आमदनी भी बढ़ी। जब इकोनॉमी खुला और प्राइवेट सेक्टर ने भी काम करना शुरू किया, तब भी सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ गए इन रिफॉर्म्स के वजह से। उसके बाद देखते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में एक तरीके से सरकार का ही ओनरशिप था। द गवर्नमेंट यूज्ड टू ओन द कैपिटल मार्केट, वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करती थी। इस रिफॉर्म के बाद गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप, अपना जो कंट्रोल है वो छोड़ दिया। अब सरकार ने कहा कि कैपिटल मार्केट को हम सिर्फ रेगुलेट करेंगे पर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो कैपिटल मार्केट पे गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स जो था उनका ट्रस्ट बढ़ा और इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। ये कुछ चीज़ें, ये कुछ चेंजेस लाए गए इमीडिएटली इस इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, और ये एड हॉक मेजर्स थे। बाद में फिर सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स किए गए जो 98-99 में किए गए थे। वो लॉन्ग टर्म थे, वो पॉलिसी बेसिस पे थे, और उनका टारगेट बहुत लंबा था, 15-15 साल लंबा उनका टारगेट था। बट ये थे जो इमीडिएटली किए गए थे इस क्राइसिस सिचुएशन में।